नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एटमॉस्फेयर में, लिखिएगा इट helps it helps in stopping the ultraviolet rays that which are harmful for life। तो कुछ ऐसी भी रेज सन से आती हैं जो क्या होती हैं, हार्मफुल होती है हमारी लाइफ के लिए। तो उन लाइट को ये क्या करती है, रोक देता है। वो कहाँ रोकता है, कैसे रोकता है, वो हम लोग जब लेयर्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताऊंगा ओजोन लेयर कैसे उन सबको रोकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एटमॉस्फेयर extends up to a height of about 400 किलोमीटर। कितना, 400 किलोमीटर ऊंचाई, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर तक चले जाएंगे तो लगभग वहां तक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द एयर is an integral part of the Earth's mass and 99% of the total mass of the Earth's mass क्यों लिखा हूँ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर मास एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोस्फेयर up to height of 32 किलोमीटर। यानी एक्चुअल में जो आपको एटमॉस्फेयर का मास वगैरह जो डेंसिटी दिखेगी वो 32 किलोमीटर तक दिखेगी, उसके बाद बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं दिखती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा द डेंसिटी ऑफ द atmosphere is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up। तो सी लेवल क्या है, सी लेवल सिंपल सा है कि जब सब सी का वाटर लेवल जो है, अब इसके ऊपर जो एयर है इसके जस्ट ऊपर से भाई एटमॉस्फेयर शुरू हो गया। भाई हम एटमॉस्फेयर की शुरुआत कहाँ से है, जैसे जो आपका अर्थ का सरफेस है उस अर्थ के सरफेस से आप 1 माइक्रोन भी ऊपर आ गए तो वो एटमॉस्फेयर का आ गया। ठीक है। आपने जंप लगा दिया, जैसे आपने जंप लगाया नहीं कि आप हवा में आ गए यानी आप एटमॉस्फेयर में आ गए। तो सी के ऊपर भी तो एयर टच कर रही है ना, तो वो जो हम क्या कहते हैं, हम हर जगह हाइट सी लेवल से मानते हैं क्योंकि हमें पता है कि सी जो है वो पूरे हर जगह सी का लेवल लगभग एक समान है। तो हम उसी को उसी से हम क्या करते हैं, अपने हाइट का एल्टीट्यूड का मेजरमेंट का बेस उसी को मानते हैं। क्योंकि क्रस्ट कैसा है, क्रस्ट तो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, कहीं पर वैली है तो कहीं पर माउंट एवरेस्ट है।
तो ऐसे में हमने एक बेसिक पॉइंट बनाया सी लेवल, कि सी लेवल यानी सारे समुद्र पानी आपस में जुड़े हुए हैं और सबका लेवल एक समान है। तो वहां से हमने देखा, तो हमने कहा कि सी लेवल के जस्ट ऊपर ये जो एरिया है, यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी। और इसके ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है। तो डेंसिटी का पता ही हमको, मास बाय वॉल्यूम। क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हमने कहा, हमने एक बॉक्स बना दिया। हमने क्या बनाया? एक बॉक्स बनाया इस तरह से। इस बॉक्स को क्या किया? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा रखा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा रखा। इसमें हमने क्या किया? हवा को भर दिया। हवा को भर दिया तो फिर हमने उसका वेट निकाल लिया। हुआ? तो डेंसिटी निकालने क्या किया? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें पता है, मास हमने कैलकुलेट किया और ये निकल के आ गया हमारी डेंसिटी। तो उसी को कहा जाता है कि यहाँ पर मैक्सिमम क्या है कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम मास मिलेगा। ऊपर जाएंगे तो क्यों मिलेगा मैक्सिमम? भाई कि जब आपस में ये देखिए, ये आपस में अगर ये एटमॉस्फेयर के जो गैसेज हैं उनके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये अब वो इतने नज़दीक नज़दीक होंगे तो आप क्या करोगे? एक एरिया में आपको ज़्यादा एयर मिलेगा और इन्हीं की दूरी अभी बढ़ा दो, इन्हीं की दूरी बढ़ा दो, तो ये क्या हो गया? ये डेंस हो गया। और ये क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं? विरल। क्या कहते हैं? विरल या लो डेंसिटी। या और अगर दूसरा वर्ड यूज किया जाए तो क्या कहेंगे? डेंसर एंड रेयर। इसको क्या कहेंगे? रेयर मीडियम, रेयरर मीडियम। ठीक है, ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयरर मीडियम हो गया। तो डेंसर रेयर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बहुत कम है तो एकदम पैक्ड मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, इनका यहाँ पर जब हम 1 मीटर क्यूब का लेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका मास भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जब हम 1 मीटर लेंगे तो अभी इसमें देखिए कम ही आए, इसमें इतने ढेर सारे आ गए। तो भाई जब इतने ढेर सारे तो इनका मास भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ मास कम है, यहाँ मास ज़्यादा है, तो वही हो गया डेंसर एंड रेयरर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर तापमान। टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। ये बहुत ही मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अपवर्ड अगर हम जा रहे हैं तो यानी कि हम सन के नज़दीक जा रहे हैं। आप यही सोचिए ना, अपवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ? सन के नज़दीक जाना। तो अगर आप यही एज्यूम कर लो कि आप माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई पर पहुंच गए, तो माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 यानी कि 8.5 किलोमीटर ऊपर हो गया ना, यानी आप सन के नज़दीक पहुंच गए। तो सन के नज़दीक जाने का मतलब कि आप टेम्परेचर हाई होना चाहिए। सन के जितने नज़दीक जाएंगे उतना ही हमें टेम्परेचर, भाई आग के नज़दीक जाने का मतलब है कि हमें ज़्यादा टेम्परेचर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमें टेम्परेचर कम मिलता है। तभी तो माउंट एवरेस्ट पर बर्फ़ जमी हुई है। नहीं तो माउंट एवरेस्ट पर बर्फ़ क्यों होती? तो ये क्यों होता है ये हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्यों टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो वो अभी जो आपको पीछे लिखवाया था मैंने कि रेडिएशन को आने देते हैं और बाद में रेडिएशन जब वापस जाते तो उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो हमारे अर्थ को हीट जो मिलती है वो सन की रेज के आने की वजह से नहीं मिलती है। जब सन की रेज आ जाती हैं और आने के बाद वो टकरा कर वापस जाने लगती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। भाई हमने पढ़ा है ना बचपन में 9th में, रिफ्लेक्शन। रेज आती थी, टकरा कर वापस जाती मिरर से तो इमेज बनती थी। ठीक है,
या और भी। तो इसी यहाँ पर इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पर क्या होगा, आएगी टकराएगी, टकरा के जब वापस जाएगी तो वापस जाने वाली रेज को क्या करती है हमारी एटमॉस्फेयर, पकड़ लेती है। क्या करेगी, पकड़ लेगी। तो आप अब खुद ही समझिए, ये हमारी मान लीजिए अर्थ की सरफेस है, यहाँ से ऐसे सन रेज आई, तो जब और ये देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये है एक लेयर एटमॉस्फेयर का, ये दूसरा लेयर है एटमॉस्फेयर का, ये तीसरा लेयर है एटमॉस्फेयर का। तो अब अर्थ की जब इस तरह से है, अब जब यहाँ से सन से रेडिएशन आया तो हमने क्या कहा, जब रेडिएशन आता है तब हीटिंग नहीं होती है। हीटिंग कब होती है, जब यहाँ से आकर लौटा, यानी रिफ्लेक्ट होगा। तो अब आप ही सोचिए, यहाँ से आया और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाने लगा। तो जब रिफ्लेक्ट होके जाने लगा तो इस रिफ्लेक्शन के पास सबसे नज़दीक कौन सा है, ये वाली लेयर है, तो ये गर्म होगी, बची हुआ ये गर्म होगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे इस रेज की गर्मी कम होती जाएगी। तो जितना ऊपर जाएगी उतना ही हीटिंग इफेक्ट इसका कम होगा। तो इसी वजह से जो लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है ये सबसे अधिक गर्म होती है। उसके बाद ऊपर जैसे से जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। तो इसका रीज़न ये है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है या अर्थ है वो आने वाली लाइट से गर्मी नहीं लेती, जब लाइट आकर रिफ्लेक्ट होके जाने लगती है तब उस गर्मी को एब्जॉर्ब करती है। उसके पीछे का और भी रीज़न है, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। और उसका मेन रीज़न है वेवलेंथ का। क्या रीज़न है, वेवलेंथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एटमॉस्फेयर exerts pressure, atmosphere exerts pressure on the earth। तो प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर हमने पढ़ा है कि ये होता है लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक एरिया पे कितना फोर्स लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं। और फोर्स क्यों लगता है, तो फोर्स हमें पता है कि अगर किसी के पास भी मास है तो वो मास क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के नीचे आएगा, तो उसी को mg कहते हैं ना। अर्थ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो अगर ये एक एयर का पार्टिकल है तो इसके पास भी कुछ ना कुछ मास है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके पास मास है, मास है तो वो उस पर mg लग रहा है। तब ऐसे न जाने कितने पार्टिकल्स हैं, सब पर क्या लगेगा, mg लगेगा। तो यानी इन सब का मिलाकर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हमने क्या किया कि ये जो फोर्स लग रहा है उसको पर यूनिट एरिया में कन्वर्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया, लगने वाला प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के ऊपर प्रेशर लगाता है, और वो प्रेशर अर्थ के ऊपर ही नहीं, वो प्रेशर इस अर्थ पर हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता ही लगता है। चाहे वो हम हैं, चाहे वो आप है, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे बोतल है, कुछ भी हो, उस पर वो फोर्स लगता ही लगता है। ठीक है, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं 1 atm, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह देते हैं, 1 atm यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको भी हम लोग डिटेल से समझेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। और इसके बाद उसी में हम लोग देखेंगे प्रेशर बेल्ट्स। उन्हीं प्रेशर बेल्ट्स की वजह से जब प्रेशर में डिफरेंस होता है तो एयर मूव करती है, उसी को हम लोग विंड कहते हैं। जब एयर मूव करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ तो उसी को हम लोग विंड कहते हैं। तो हम लोग पूरे अर्थ का विंड सर्कुलेशन देखेंगे, कहाँ से कब प्रेशर कम ज़्यादा होता है जिससे कि विंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। उसी मूवमेंट की वजह से हमें क्या मिलता है, हम लोग को मॉनसूनल रेन मिलती है। अगर ये प्रेशर डिफरेंस ना हो अर्थ पर तो हमें मॉनसून रिसीव नहीं कर पाएंगे। और ठंडी में जो भारत में क्या होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है, वो भी इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही होता है।
तो अर्थ पर ये एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो क्या करती हैं, प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होती है, अर्थ पर विंड्स यानी कि एयर का मूवमेंट होता है जिसको हम लोग विंड कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसको ये सब को हम लोग क्या करेंगे डिटेल में। अभी आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि एटमॉस्फेयर से क्या क्या हमारे अर्थ पर होने वाला है और इन सब का हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट आएगा, ये सब कैसे हमारे ऊपर कोई न कोई इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं, कोई न कोई प्रभाव हमारे ऊपर। भाई ये टेम्परेचर का प्रभाव पड़ना ही है, प्रेशर का प्रभाव पड़ना ही है, डेंसिटी का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, हर चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ना है। एटमॉस्फेयर के हर एक चीज़ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ना है। नेक्स्ट क्या है, तो क्या है, एटमॉस्फेयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन एयर ऑन अर्थ, और यहीं पर लिख लीजिए दिस प्रेशर ऐसे लिखे वेरीज, दिस प्रेशर वेरीज प्लेस टू प्लेस, यानी हर जगह के हिसाब से ये बदलता रहता है। तो ये प्रेशर कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर डालता है ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, वहाँ के टेम्परेचर पर, वहाँ के एल्टीट्यूड पर, कितना ऊंचा है कितना नीचा है। अब जो प्रेशर आपको यहाँ फील हो रही होगी, अभी जब जिस जगह अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली में जो प्रेशर फील हो रहा होगा, क्या वही प्रेशर आपको माउंट एवरेस्ट पे फील होगा? अगर वही प्रेशर होता तो फिर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके क्यों चढ़ते माउंट एवरेस्ट पे? तो एल्टीट्यूड के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो जो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे तो वो हम लोग देखेंगे कि ये प्रेशर कैसे जगह जगह के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, हर एक चीज़ के आधार पर बदलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये सब क्या है, ये सब या इसी में ऐसे लिख लीजिए, प्रेशर वाले में ही लिख लीजिए कि एवरेज लिख लीजिएगा, एवरेज प्रेशर एट सी लेवल पर एवरेज प्रेशर जो होता है वो होता है इज 1013 MB, यानी मिली बार। क्या है, MB मतलब है मिली बार। तो ये पास आपने देखा होगा PSI में प्रेशर ना, वैसे टायर वगैरह में जब हवा डालेंगे तो क्या लिखा रहता है 36 PSI। तो ATM क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM क्या है, PSI क्या है, मैंने यहाँ पर मिली बार लिख दिया, तो ये मिली बार क्या है। तो ये सब हम लोग जब प्रेशर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कन्वर्जन भी देखेंगे। तो इतनी चीज़ें इस तरह से हमारे ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर का ये एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखा है, और कैसे हमारे ऊपर ये इम्पैक्ट डालने वाला है और क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कंपोजिशन। सबसे पहले देखते हैं कि एटमॉस्फेयर बना कैसे है, उसके बाद देखेंगे ये जिन चीज़ों से बना है उनका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको रब कर दिया जाए, अगर नोट डाउन हो गया हो तो पूरा।